ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन चंद्र राशि यानी कि जिनकी चंद्र राशि मीन है उनके लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है शनि देव के साढ़े साथी के दूसरे चरण के बारे में। साढ़े साथी मीन राशि की 2023 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी। उनका पहला चरण स्टार्ट हुआ था और अब शनि जैसे ही आपकी राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो वहाँ से साढ़े साथी का दूसरा चरण आपका स्टार्ट हो जाएगा। साढ़े साथी एक लंबा समय होता है और मैं कई बार समझा चुका हूँ कि ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही होता है, सब बुरा ही होता है। साढ़े सात साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल है कि कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा। लेकिन ये कहना कि साढ़े साथी केवल बुरी ही होती है बिल्कुल गलत है। मैं कई एग्जाम्पल्स भी इसके दे चुका हूँ। जिसने देखना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है साढ़े साथी ढैया के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत विवरण दिए हैं, बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल भी दिए कि साढ़े साथी आदि का जो एक प्रमाण है वो शास्त्रों में मिलता है। मेरे हिसाब से साढ़े साथी से ज़्यादा जो कष्टकारी होती है वो ढैया होती है, जो कि चौथे और अष्टम भाव के शनि होते हैं चंद्र राशि से, और उससे खतरनाक होती है पनौती जब शनि पंचम भाव में आते हैं। तो अभी मीन राशि की साढ़े साथी चल रही है और उनका दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जब दूसरा चरण साढ़े साथी का मीन राशि का आएगा तो उसमें जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर बार की तरह मैं हर चीज़ पर एक नज़र डालूंगा या आपके लिए विवेचना करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये देखें जो आपका पहला चरण गया उसके क्या बदलाव आपने अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। तो मेनली इस वीडियो को मैंने 3 प्रमुख भागों में बांटा है, या कहिए कि 3 ही मान सकते हैं। पहला कि हम पास्ट में जाके देखेंगे कि आपकी जो साढ़े साथी गई है, पहला चरण जो गया है उसका क्या आपके जीवन में अनुभव रहा होगा। फिर जो आपका दूसरा साढ़े साथी का चरण स्टार्ट होगा उसमें क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं और क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं। तो 3 प्रमुख भाग होंगे इस वीडियो के, और फिर अंत में कुछ उपाय मैं बताऊंगा जिसके करने से साढ़े साथी में थोड़ा लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो का। सबसे पहले अतीत में चलते हैं। शुरू करते हैं पहले अतीत में जाकर कि आपका जो पहला चरण गया होगा कैसा गया होगा। पहला चरण आपका स्टार्ट हुआ था जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 को वो खत्म हो रहा है। तो क्या क्या रहा होगा। पहला पॉइंट, आपके पूरे सोचने का ना दृष्टिकोण बदला होगा। आप में से कई लोग ये मानेंगे कि जैसे ही साढ़े साथी स्टार्ट हुई थी आपके सोचने का तरीका, आपका पूरा दृष्टिकोण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आपका पर्सपेक्टिव, वो पूरी तरह से बदल गया होगा। अच्छा बुरा कहीं ना कहीं पूरी कुंडली के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, शनि बहुत स्ट्रांग है, लग्नेश बहुत स्ट्रांग है कुंडली के, तो पॉजिटिव बदलाव आया होगा। और अगर ये सारी चीज़ें कमज़ोर है, मंगल कमज़ोर है, तो फिर नेगेटिव दृष्टिकोण हुआ होगा। लेकिन दृष्टिकोण अवश्य आप लोगों का बदला होगा। दूसरा पॉइंट, कुछ लोग बहुत मेहनती हो गए होंगे। कई लोगों ने जी तोड़ मेहनत इस टाइम पे करी होगी, क्योंकि शनिदेव को पसंद है वह लोग जो मेहनत करते हैं। तो एक प्रकार से कुछ लोग बहुत मेहनती बन गए होंगे। और पुनः इसमें कहूँगा जिनकी कुंडली स्ट्रांग है उनके साथ ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला होगा। तीसरा पॉइंट, ये सबके साथ हुआ होगा। वैसे भी मीन राशि वाले बहुत ओवर थिंकर्स होते हैं, और जब साढ़े साथी का आरंभ होता है, मैंने कहा ना कि वो एक बहुत बदलाव का समय होता है। एक व्यक्ति कितनी साढ़े साथी एक जीवन में फेस करता है, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते लेकिन 2। अगर एक व्यक्ति 60-70 का जी लेता है तो 2, और मैक्सिमम तो 3, उससे ज़्यादा तो कोई ही होता होगा जो जी पाता होगा। तो ये हमेशा 30 साल बाद जो आता है एक टाइम, इसमें व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते ही हैं। तो जब दृष्टिकोण बदलता है, और मीन राशि वाले वैसे ही ओवर थिंकर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई होगी जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। शायद आप भी इतने परेशान हो गए होंगे कि आप इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, क्योंकि अगर हम देखें शनिदेव की बात करें, वो खुद कर्म के कारक हैं, जॉब के कारक हैं। तो आप लोगों में से कई लोगों ने जॉब सोचने का भी विचार किया होगा। हम चंद्र राशि की बात करें तो हम मानसिक चीज़ों की ज़्यादा बात करते हैं। अगर लग्न ने भी सपोर्ट किया होगा तो कुछ लोगों ने या कई लोगों ने जॉब भी यहाँ पर चेंज कर ली होगी। कई लोगों ने, बल्कि मैं कहूँगा कि पिछले साढ़े साथी के स्टार्ट होने के बाद जॉब चेंज करी होगी। इनकम के सोर्स का बदलाव आया होगा, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं
तो आपने सोचा होगा कि अब इनकम के सोर्स को बदलना है, कुछ चेंज करना है। तो कई लोगों के इनकम के सोर्सेज भी, आय के स्रोत भी बदले होंगे, बड़े होंगे। छठा पॉइंट, ये भी कई लोगों ने अनुभव किया होगा, लेजीनेस बहुत आ गई होगी। मतलब कि आप सोचते तो बहुत होंगे, मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग की बात, लेकिन लेजीनेस वो तो अलग ही फिर लेवल पे चली गई होगी। कई लोग जिनकी कुंडली में स्पेशली मैंने कहा चंद्रमा वीक है, मंगल बहुत वीक है, शनि बहुत वीक है, उनका लेजीनेस का लेवल अलग ही मुकाम पर पहुंचा होगा। सातवां पॉइंट, अकेलापन बहुत पसंद आने लग गया होगा। आप में से कई लोगों को ना अकेला रहना बहुत आनंदित करने लग गया होगा, और ये अच्छा भी होता है एक प्रकार से, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना इमोशनली अदरवाइज कहीं ना कहीं धोखा देकर जाता है व्यक्ति। और आज का टाइम ऐसा है कि अगर अगर आप अपने आप से खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो फिर व्यक्ति को प्रॉब्लम आती ही है। लेकिन कई मीन राशि वाले जातकों के साथ ये हुआ होगा, आपने अनुभव किया होगा कि आपको ना अकेलापन बहुत अच्छा लग रहा है, अकेले बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, आइसोलेशन है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ना ये बदलाव का समय होता है। कई देखिए कई लोगों की प्रकृति होती है, वैसे मीन राशि वाले थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कुंडली कैसे, अगर लग्न में शुक्र है, राहु है, या बुध है, या उनका प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसे लोग फिर इंट्रोवर्ट ज़्यादा नहीं होते, उनको पसंद होता है लोगों से बात करना। लेकिन ये वो समय होता है जब आपको फिर धीरे धीरे करके अकेलापन पसंद आना शुरू होता है। आठवां पॉइंट, ये भी कई लोगों ने किया होगा, अब बदलाव आएगा उसमें, लेकिन कई लोगों ने अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट किया होगा, कि हेल्थ को दरकिनार कर दिया होगा। बाकी चीज़ों पर असर पड़ा होगा, काम बड़ा होगा, जो भी है, लेकिन हेल्थ को कई लोगों ने प्रायोरिटी नहीं दी होगी। तो ये भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा। नवा पॉइंट, कई लोगों का वेट बढ़ा होगा, उसका भी यही कारण है कि हेल्थ नेग्लेक्ट हुई। मीन राशि जल तत्व की है, वेट इजिली गेन करते हैं, तो कई लोगों ने अपना उनका वेट भी बढ़ा होगा, ये भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा। 10वां पॉइंट, ये अधिकतम सबके साथ हुआ होगा, स्लीप डिसऑर्डर, नींद खराब रहती होगी, अनियमित नींद रहती होगी, टूट जाती होगी, इंसोम्निया कई लोगों ने फेस किया होगा। तो अनियमित नींद भी आपने अवश्य फेस करी होगी। 11वां पॉइंट, विदेश से लाभ, विदेश से इनकम, क्यों? 11वें घर के स्वामी हैं, इनकम के भाव के स्वामी हैं, 12वें घर में आए थे, विदेश में काम करने के मौके, विदेश से धन कमाने के आइडियाज आए होंगे। तो विदेश से भी कई लोगों के स्तोत्र ऑलरेडी जो कर रहे थे उनका बड़ा होगा, वही वरना कुछ लोगों के स्टार्ट हो गए होंगे। 12वां पॉइंट, घर से कई लोगों को दूर रहना पड़ा होगा। जब भी शनि 12वें घर में आते हैं, कई लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है। ये एक तरह से देखिए चौथे से त्रिकोण भाव है, तो फैमिली का भाव होता है, कई लोग दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे हम मानसिक चीज़ों की बात करें तो कई लोग मानसिक रूप से भी अपने घर वालों से दूर महसूस किया होगा। तो फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल पर दूरियां आई होंगी। 13वां पॉइंट, ये कई लोगों ने अनुभव किया होगा, एक बहुत ना बेचैनी सी आपके अंदर आ गई होगी कि बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। वैसे भी द्विस्वभाव राशियां जो होती हैं वो हमेशा ही टैलेंटेड होती हैं, मल्टी स्किल होती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वो क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं होती, टाइम हमेशा उनका वेस्ट होता है, तो वो एक बेचैनी आ जाती है कि अभी तो बहुत कुछ करना है। आजकल के यंगस्टर्स एक टर्म यूज़ करते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये फोमो वाली जो चीज़ है ना, ये आपके साथ बहुत हुई होगी, मुझे बहुत कुछ करना, अभी तो कुछ भी नहीं किया। ये हर स्टेज पे खड़े व्यक्ति ने अनुभव किया होगा, वो भले ही 25 का हो, 45 या 65 का। 19वां पॉइंट, मोक्ष की तरफ बहुत जाने का मन कर रहा होगा, अध्यात्म की तरफ बहुत मन कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि शनि 12वें घर में थे, जो भोग का स्थान भी है, तो एक प्रकार से ना एक डुअलिटी में आ गए होंगे कि कहाँ जाऊं। कई कई लोग इसी दुविधा में रहते हैं कि एक मन तो कहता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, सब छोड़ दो, एक मन कहता है नहीं, अगली बार पैसा आएगा तो नई बड़ी गाड़ी लेनी है। तो डुअलिटी में आप में से कई लोग फंस गए होंगे, और वो बहुत परेशान करती होगी, क्योंकि देखिए हमारी जो आत्मा है वो तो कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ना चाहती है, लेकिन माया का खेल इतना स्ट्रांग है कि कौन बच पाया है उससे। तो वो जो डुअलिटी है ना कि अध्यात्म पकड़ूं या भोग पकड़ूं, वो आप लोगों को बहुत तंग किया होगा। चलते हैं 15वें पॉइंट की तरफ। आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए होंगे, ना चाहते हुए भी खर्चे, भले कई लोगों ने पैसा बहुत कमाया होगा, लेकिन खर्चे आपके निरंतरता से बढ़ रहे होंगे।
सॉल्व अ पॉइंट एक अच्छी चीज़ है, इसमें से कई अच्छे खर्चे भी आपने किए होंगे, कुछ इन्वेस्ट किया होगा, कुछ हेल्प करी होगी, डोनेट किया होगा, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर तो बड़ा ही होगा, लेकिन कुछ अच्छे खर्चे भी आपने किए होंगे जो एक सेटिस्फेक्शन का भाव भी आपको दिए होंगे। कई लोगों ने आप में से डोनेट किया होगा, कई लोगों ने धार्मिक कार्यों में पैसा दिया होगा, कई लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। जर्नी की प्रॉपर्टी में आजकल इन्वेस्टमेंट के दुनिया भर के ऑप्शन है। इवन आजकल तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता, आप अपने फ़ोन से बैठकर आप एफडी से लेकर गोल्ड से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर स्टॉक से लेकर सब कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे एक्सपेंडिचर्स भी किए होंगे। 17वां पॉइंट, कई लोग तीर्थ स्थलों पर गए होंगे। क्योंकि चंद्र राशि की बात करते हैं, पहले मानसिक प्रभाव देखते हैं, तो कई लोगों के मन में आया होगा कि तीर्थ स्थल में जाना है। जिनकी कुंडली में कुछ अच्छी दशा चल रही होगी, बृहस्पति का प्रभाव, राहु का प्रभाव रहा होगा, वो कई तीर्थ स्थलों में गए भी होंगे। अदरवाइज कई लोगों को सपने आते होंगे, आप में से कई लोगों को ना सपने बार बार तीर्थ स्थलों के आते होंगे कि मैं काशी हूँ, केदारनाथ हूँ, सोमनाथ हूँ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, इनमें से कहीं ना कहीं पे आपको कहीं ना कहीं से कोई सपना आता होगा। तो ये अनुभव भी आप लोगों ने किया होगा। 18वां पॉइंट, ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि मेंटली बहुत एक्टिव रहते होंगे, बहुत प्लानिंग, बहुत आइडियाज़, दुनिया भर की प्लानिंग, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम। मतलब कि अगर 100% प्लानिंग है, आइडियाज़ हैं, विचार है, तो कहिए कि 30% उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये रेशो रहा होगा। तो ये भी अवश्य देखिए, अगर हम सोचते हैं कि इतना कुछ करें और पता है कैपेबिलिटी भी है और नहीं कर पाते, तो वो व्यक्ति को परेशान करता है। 19वां पॉइंट, घर में कलह कलेश हुआ होगा। क्योंकि फिर से चौथे से 12वें भाव में है, तो कई बार घर में कलह कलेश रहता होगा और बहुत पेटी इश्यूज़ पे, बहुत छोटे इश्यूज़ पे। बड़े इश्यूज़ पे तो होता ही है, लेकिन कभी कभी बहुत, आप देखेंगे अगर रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखेंगे ना, कई ऐसी लड़ाइयाँ हुई होंगी जो बहुत ईजिली अवॉइडेबल थी, लेकिन वो हुई होंगी, वो शनिदेव का प्रभाव था। 20वां पॉइंट, ये भी बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी कभी इतना मानसिक पीड़ा होती होगी ना कि मन करता होगा घर छोड़ के भाग जाओ। आइसोलेशन की तरफ लेके जाते हैं ना, अपनों से दूर करते हैं। व्यक्ति सोचता है क्यों हूं मैं इन लोगों के साथ। तो कभी कभी ऐसा प्रभाव आता है कि व्यक्ति का घर छोड़कर भागने का मन करता है। 21वां पॉइंट, जिसकी कुंडली में बहुत शुक्र स्ट्रांग है और राहु स्ट्रांग है, उनको ना बहुत, उनकी काम वासना बहुत बढ़ गई होगी, और एक किसी भी एज की बात कर रहा हूं मैं, उनकी काम वासना बहुत बढ़ गई होगी। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि शुक्र और राहु, शुक्र या राहु और शुक्र और राहु दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट है, अगर ये स्ट्रांग है बहुत, तो उस व्यक्ति की काम वासना बहुत बढ़ गई, काम आतुर हो जाता है व्यक्ति को। और जब कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा होती है तो तंग करती है। 22वां पॉइंट, भय, बहुत डर रहता होगा कई चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर, फ्यूचर को लेकर, और बहुत चीज़ें व्यर्थ की ही होती होंगी उसमें से। लेकिन आपने देखा होगा, आप में से कई लोग बहुत भयभीत कई चीज़ों को लेकर, जो कई निराधार भी होती होंगी जैसे मैंने कहा, लेकिन वो भय आपके जीवन में रहता होगा। 23वां पॉइंट, इससे मिलता जुलता ही, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ बहुत हो जाए, किसी को देखकर वो उसके पास ये है, वो ये कर रहा है, बहुत इनसिक्योर फील करते होंगे। आपके पास भी बहुत कुछ होगा, लेकिन ये ऐसा टाइम जाता है ना, व्यक्ति किसी को भी देखकर, कुछ भी देखकर इनसिक्योर हो जाता है। तो ये भी कई बार आपने अनुभव किया होगा। अब जब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ यार, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा थी वहाँ पर। 24वां पॉइंट, वाणी के प्रभाव, वाणी के स्थान को देख रहे थे। कुछ लोगों की बहुत कटु वाणी हो गई होगी, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, और जब पर्सनल लाइफ में कटु वाणी होती है तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही है। 25वां पॉइंट, पैसे के पीछे कुछ लोग बहुत भागे होंगे। कोई गलत बात नहीं है इसमें, पैसे के पीछे क्यों नहीं भागना, लेकिन कभी कभी ये होता है कि इम्बैलेंस आ जाता है कि बस काम ही कर जा रहे हैं, पैसे ही कमा जा रहे हैं। फिर व्यक्ति को एक टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि इतना पैसा कमा के करेंगे क्या। एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया था, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। उसने बताया कि मैं इतना काम, बहुत काम करता था, 50-55 का हो गया, इतना पैसा था कि उसने बोला मुझे कि अगर मैं हर महीने भी 10 लाख खर्च करूं, 10 लाख खर्च करूं, तो भी मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मैं 80 साल तक भी जी लूँ ना, तब भी मेरा पैसा खत्म नहीं होगा, और ये तब है कि मैं एक दिन काम ना करूँ। तो उस व्यक्ति ने मुझे 55 साल की उम्र में मुझे आके रियलाइज़ किया, मैं क्यों इतना काम कर रहा हूँ और करूँगा कहाँ, पैसा इतना खर्च करूँगा, जब पूरा समय निकल गया, बच्चे दूर हो गए। तो यहाँ पे कई लोगों के साथ ये हुआ होगा
कि उनका अपनों से जो अपनी से दूरियां हैं, दूरियां आई होंगी, क्योंकि वो धन या आर्थिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागे होंगे, और इम्बैलेंस आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 26वां पॉइंट, घर वालों से मानसिक दूरियां, मतलब कि ना आपके सोचने का तरीका, और क्योंकि कुटुंब भाव है, आपके सोचने का तरीका और घर वालों के सोचने के तरीके में एक ज़मीन आसमान का फर्क आ गया होगा, और इसके कारण भी कहीं ना कहीं, वो वाणी आदि की बात तो है ही, लेकिन इसके कारण भी कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद पनपे होंगे। 27वां पॉइंट, क्योंकि शनिदेव की एक दृष्टि छठे भाव पर है, तो ये फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ओवरवर्क, बहुत लोगों ने ओवरवर्क किया होगा मेंटली, जो स्पेशली काम करते हैं, और स्ट्रेस बहुत रहता होगा, छोटी छोटी बात उनको स्ट्रेस दे जाती होगी, क्योंकि छठे भाव की बात कर रहे हैं, अर्थ त्रिकोण और छठे दोनों को देख रहे हैं, तो करियर का, प्रोफेशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा होगा इसमें। और 28वां पॉइंट है कि क्योंकि उनकी एक दृष्टि नवम पर है, तो कई लोगों के अपने पिताजी से, अपने बॉसेस से भी मानसिक लेवल पर मतभेद हुए होंगे। तो ये कुछ स्नैपशॉट चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया, क्योंकि मेन मोटिव हमारा यह है कि आने वाला चरण कैसा रहेगा, लेकिन एक बैकग्राउंड तय हो जाता है, तो कई लोग कनेक्ट उससे कर पाते हैं कि हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने अनुभव करी थी। तो ये प्रभाव पहले चरण का रहा होगा। अब चलते हैं, जब 7.5 का दूसरा चरण आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, पहले पॉजिटिव्स देखेंगे। अब चलते हैं 7.5 के दूसरे चरण की तरफ, और पहले डिस्कस करेंगे पॉजिटिव्स। आपकी 7.5 स्टार्ट होगी 29 मार्च 2025 को, जब शनि आपकी राशि में ही आकर विराजमान हो जाएंगे। ये चलेगी करीबन जून 2027 तक, तो मार्च 2025 से जून 2027 तक ये आपकी 7.5 चलेगी। शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि 7.5 हमेशा ही बदलाव लेकर आती है, वैसे ही हर चरण भी उसका एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग प्रभाव छोड़कर जाता है। तो पहले, जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप में से बहुत लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाएंगे। शनि ऑर्गेनाइज्ड हैं, शनि को ऑर्गेनाइज्ड लोग पसंद आते हैं। जिनकी कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको कुंडली देखते ही पता चल जाता है कि व्यक्ति बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत वर्कहॉलिक है। और कभी कभी कुंडली नहीं भी होती, हम देखते हैं किसी को भी बहुत हार्ड वर्किंग है, ऑर्गेनाइज्ड है, सारा चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज करके रखता है या रखती है, तो बिना कुंडली देखे ही लग जाता है कि व्यक्ति का शनि बहुत स्ट्रांग होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने जीवन में बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाएंगे, और कई लोगों ने उसका प्रभाव देखना शुरू कर दिया होगा। और मीन राशि वाले हों या द्विस्वभाव राशि वाले हों, 3, 6, 9, 12, इनके जीवन में ऑर्गेनाइज्ड होना सफलता का कारक बन जाता है, क्योंकि ये सब कुछ हो सकते हैं, इंटेलिजेंट, स्किलफुल, नॉलेजेबल, पर ऑर्गेनाइज्ड होना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि द्विस्वभाव है। सबके लिए नहीं कह रहा, अगर मैंने कहा ना कुंडली में शनि स्ट्रांग है, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, लेकिन कई द्विस्वभाव राशियों के लिए, मीन इंक्लूडिंग, ऑर्गेनाइज होना मुश्किल होता है। लेकिन ये शनि का आना कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइज करेगा। और मैंने कहा आप में से कई लोगों ने वो बदलाव, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया होगा अभी से। दूसरा, लाइफस्टाइल चेंजेस। शनि जब भी पहली भाव में आते हैं, राशि के ऊपर आते हैं, व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल को बदलना शुरू कर देता है। जो लेट्स से 40-45 के हैं, वो अपने खाने पीने में कुछ चेंजेस लाएंगे, पूरा दिनचर्या में बदलाव लाएंगे। जो यंग है, टीनेजर्स हैं, वो सोचेंगे अब तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्टडीज़ को देना पड़ेगा, या उल्टा भी हो सकता है अगर बहुत ख़राब कुंडली है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और ये प्रभाव भी आपको अभी से दिखना शुरू हो गया होगा। तीसरा, बहुत डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं मिलती हैं चीज़ें, लेकिन अलग अलग भी होती हैं। डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएंगे। और ऑब्वियसली ये हर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो डिसिप्लिन होता है, भले ही भाग्य साथ ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उसके जीवन में एक पूर्णता आती ही है। खैर, बहुत कुछ भाग्य पे डिपेंडेंट होता है। ये भी कहना कि जो हर व्यक्ति डिसिप्लिन है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, वो मुश्किल होता है कहना, क्योंकि भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर हाँ, अगर आप डिसिप्लिन है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अचीव कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, 11वें भाव के स्वामी हैं और एक प्रकार से आपके प्रथम भाव में आ गए, तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। कैसे? आइडियाज़ के थ्रू। हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत आइडियाज़ आएंगे कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और इसके द्वारा
फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होगी। 5वां पॉइंट, ये फाइनेंशियल मैच्योरिटी दिखाता है। शनि क्या है? परिपक्व ग्रह है, मैच्योर ग्रह है। तो जब शनि 11वें भाव के स्वामी होने के नाते राशि के ऊपर गोचर करेंगे तो आपके मन में ना एक फाइनेंशियल मैच्योरिटी आ जाएगी। वो हर हर के लिए अलग अलग होगी कि चलो भाई अभी यहाँ पे पैसा लगा देते हैं, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कमाना। वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पे रुकना है। अब देखिए कई लोगों के, और सच में माने तो सबके पास धन कहाँ होता है। अब देखिए तो अगर 100 करोड़ का देश है, 150 करोड़ का देश है, तो लेट्स से कि 3, 4, 5% लोग ही जिनको कह सकते हैं जो सच में अमीर है। अधिकतम तो फिर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते ही हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पे एक मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर कि जितना भी पैसा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे बढ़ाना है, उसको लेकर एक फाइनेंशियल मैच्योरिटी सबके जीवन में आती रहेगी। 6वां पॉइंट, प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, जब प्रथम चरण चल रहा होगा तो प्लानिंग तो दुनिया भर की होती होगी, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता होगा, या होता होगा तो बहुत कम होता होगा। अब वो समय है जब प्लानिंग, और दिख भी रहा होगा कि आपकी जो प्लानिंग है अब धीरे धीरे, अब देखिए ऑर्गेनाइज होंगे, डिसिप्लिन होंगे, लाइफस्टाइल बदलेगा, तो जो आप नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे। तो वो एक जो प्रभाव होता है ना, वो एक इस प्रकार से बदलता है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, इस एक प्रकार से किस प्रकार से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो आप ऑर्गेनाइज होंगे, लाइफस्टाइल बदलेगा, तो फिर धीरे धीरे करके जो भी आपके प्लानिंग थी वो एक्शन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। 7वां पॉइंट, बंधन तोड़ने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि ना बंधन तोड़ने वाले ग्रह हैं। हम शनि को ना बहुत मैं कभी कभी, जैसे कभी शनिदेव की नेगेटिव कोई प्रोडिक्शन मैंने कर दी तो बहुत लोग मुझे भी कोसते हैं, कभी कभी शनिदेव को भी कोसते हैं। ठीक है, मैं कुछ बोलता नहीं, क्योंकि शायद मैं भी अगर 15, 16, 25 साल का होता तो मुझे भी लगता कि हाँ ये सब क्या। लेकिन आज कहीं ना कहीं समझ आता है कि अगर शनिदेव ने कुछ बुरा समय दिखाया है, या दिखाया था, या दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण होता है। वो एक परिपक्वता के बाद ही आता है वो चीज़ें समझ। तो यहाँ पे ना शनि आपके कई बंधन तोड़ेंगे। आपको लगेगा कि हाँ वो बात नहीं करा, वो बात नहीं करा, लेकिन इन रियलिटी या इन लॉन्गर रन वो चीज़ आपको, आपके लिए काम आएगी, क्योंकि ये बंधन जो आप तोड़ेंगे ना, तभी अपने आप को बेटर कर पाएंगे। कई लोगों से दूर होंगे आप, मान के चलिए इस चीज़ को। 8वां पॉइंट, ये वो समय होता है जब व्यक्ति अपने आप को प्रायोरिटी देता है। मुझे नहीं सोचना कि वो क्या चाहता है, वो क्या कर रहा है, उसकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन तो हर व्यक्ति की आपसे होगी। एक्सपेक्टेशन तो सबसे इजी चीज़ है ना, कि किसी से भी रख लो। बच्चों के अपने पेरेंट्स से होती है, पेरेंट्स की अपने बच्चों से बहुत होती है, हर व्यक्ति की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन ये वो समय होता है व्यक्ति दूसरों की एक्सपेक्टेशन को सोचता है कि आप, अब मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं, मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। और अवश्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। कई लोग होते हैं जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, ना अपने लिए ना उनके लिए, क्योंकि किसी को आप हर व्यक्ति को तो खुश कर ही नहीं सकते। तो ये वो समय है जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। 9वां पॉइंट, प्रायोरिटाइज तो कर पाएंगे, आपकी प्रायोरिटीज भी बदलेंगी। मतलब कि आप अनुभव करेंगे, मैं क्योंकि ये बहुत लंबा समय है, लेकिन आप देखिएगा, आप जो साढ़े साथी की पहले चरण है उससे पहले इंपॉर्टेंट समझते हैं ना चीज़ें, वो व्यक्ति विशेष हो, वस्तु विशेष हो, अब लगेगा ना कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा ना, प्रायोरिटाइज अपने आप को भी करेंगे, और आपकी जो ओवरऑल प्रायोरिटीज़ हैं वो भी बदलना शुरू हो जाएंगी, ज़रूरतें बदलना शुरू हो जाएंगी। 10वां पॉइंट मैंने थोड़ा सा इंडिकेशन कर ही दिया, लेकिन ओवरऑल एक मैंने फाइनेंशियल मैच्योरिटी की बात करी। लेकिन जब भी शनि प्रथम भाव में चंद्र राशि के ऊपर गोचर करते हैं, व्यक्ति की मैच्योरिटी बढ़ती है, परिपक्वता बढ़ती है। शनि प्रौढ़ता के, परिपक्वता के कारक हैं। शनि की दशा भी अगर आ गई व्यक्ति की ना, उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है। और यही ट्रू है बुद्ध की दशा में भी। कभी कभी मैं देखता हूँ ओल्ड एज में किसी की बुद्ध की दशा आई है, वो 60-65 में भी बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। और कोई व्यक्ति 16-17 में शनि की दशा आ गई तो उसमें वहीं पे मैच्योरिटी आ जाती है। ये दशा की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे साढ़े साथी की बात करें, क्योंकि चंद्र राशि पर प्रभाव है, परिपक्वता, मैच्योरिटी आएगी ही। 11वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंटमेंट। मैच्योरिटी से ही आती है। मैंने कहा ना, ये सारी क्रोनोलॉजिकल चीज़ें हैं, एक चीज़ शुरू होती है तो फिर धीरे धीरे सब कुछ आता है। तो यहाँ पे कंटेंटमेंट आ जाएगा कि हाँ भैया, मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे इसमें ही खुशी मिल जाती है, मुझे
20 रसगुल्ले नहीं खाने, 15 नहीं खाने, एक ही खा लूँ, बस टेस्ट कर लूँ, उतना ही काफ़ी है। मुझे 10 फ्लैट्स नहीं चाहिए, 1 फ्लैट मिल जाए, 2 फ्लैट मिल जाए, एक में रह लूँ, एक में रेंट से आ जाए, उतना ही काफ़ी है। मुझे पूरा वार्डरोब नहीं चाहिए, कुछ कपड़े जो आराम से हैंडल कर लूँ। तो ये कंटेंटमेंट कई लोगों में आना शुरू हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आज के टाइम में। 12वां पॉइंट, फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी। जब शनि 12वें घर में आते हैं, चंद्र राशि से 7.5 स्टार्ट होते हैं, तो बहुत आइडियाज़ आते हैं, लेकिन वो धूमिल होते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो जब इतना कुछ करना है तो क्लैरिटी कहाँ से आ सकती है? नहीं आ सकती। ये वो समय है जब आपके जीवन में क्लैरिटी आना शुरू होगी, यानी कि फ्यूचर को लेकर बहुत चीज़ें साफ होना शुरू हो जाएंगी कि हाँ भाई, इस रास्ते पर मुझे जाना है। 13वां पॉइंट, शनि की एक विशेषता होती है कि वो मीन राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं। जल तत्व राशि है और मीन राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं। मैं एक श्लोक देख रहा था, मैंने कहीं, अब जब मैं शनि के गोचर की विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जो हर चीज़ पर मैं उसका एक विवेचन करूंगा, यहाँ तो केवल 7.5 के एंगल से देख रहे हैं, उसमें मैं बताऊंगा कुछ कई श्लोक है जिसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि शनिदेव मीन राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं। मेरे को ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन उसमें मैं अवश्य बताऊंगा कि हाँ, कहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा श्लोक है। तो एक विशेषता होती है कि मीन राशि वालों के लिए शनिदेव की जो नेगेटिविटी होती है वो कम हो जाती है। मेरा जब चैनल नया ही तब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मीन राशि के लिए 7.5 वरदान साबित होगी, और कई लोगों ने उससे कनेक्ट किया और आज भी शायद उस वीडियो को लोग देखते हैं। तो मैंने उसमें यही कहा था कि 7.5 से इतना कोई डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा 7.5 उतना खतरनाक नहीं होती जितना ढैया और पनौती होती है। तो यहाँ पर शनि है वो, क्योंकि मीन राशि में आ रहे हैं, तो उतना बुरा प्रभाव वैसे भी नहीं देंगे। चलते हैं 14वें पॉइंट की तरफ। शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, और कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, यानी कि कर्म और एक्सपेंशन, बृहस्पति एक्सपेंशन है। तो जब कर्म और एक्सपेंशन साथ में आते हैं तो क्या होता है? और बृहस्पति प्रैक्टिकलिटी भी है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत प्रैक्टिकल होता है। तो एक प्रकार से आपके जीवन में एक्सपेंशन विद प्रैक्टिकलिटी, केवल मन में नहीं, जो जीवन बढ़ेगा, बृहत होगा, वो प्रैक्टिकल रूप से होगा। मैंने कहा ना, वो अब ख्याली पुलाव, अब उसका समय गया, अब प्रैक्टिकल चीज़ें करने का टाइम होता है। 15वां पॉइंट, कहाँ से आ रहे हैं शनि? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ऊर्जा समझना बड़े ग्रहों की, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो 12वें घर से आ रहे हैं। तो 12वां घर क्या है? अंत है। तो एक प्रकार से एक नया अध्याय पूरा जीवन का शुरू होगा, एक नया जीवन चक्र शुरू होगा आपका। नहीं अच्छा हो रहा था जीवन में, ये मौका देंगे शनिदेव आपको कुछ अच्छा करने का, एक नया अवसर देंगे आपको अच्छा करने का। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा मौका यहाँ पर मुझे आपके लिए लग रहा है, एक नया जीवन चक्र शुरू करने का। 16वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स कर लिया होगा कई लोगों ने अपना जीवन, जटिल। अब क्या है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंप्लिसिटी, सरलता, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे आप अपने जीवन को सरल बनाते जाएंगे, और सरलता में ही पूर्णता है। वो शायद हमें बहुत बाद में समझ आता है कि जितना जीवन सरल रखते हैं ना, उतना अच्छा रहता है। तो वो सरलता धीरे धीरे करके आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। 17वां पॉइंट मैंने शुरू में कहा था, जब पहले चरण की, आइसोलेशन आ गया होगा, अकेलापन। कई लोगों को शायद पसंद भी ना आया होगा, लेकिन अब वो समय है, अब जी धीरे धीरे करके आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगा। यकीन मानिए, शायद 2.5 साल में जितने भी लोग वीडियो देखेंगे अधिकतम बोलेंगे, और 2.5 साल बाद भी बोलेंगे कि हाँ, सही कहा था, कि अब अकेलापन बहुत अच्छा लग रहा है। और वो एक स्टेज होती है जीवन की, जहाँ पे क्या, एक स्टेट होता है जीवन का, जहाँ पे हम अपने आप से ही खुश रहना शुरू कर देते हैं। तो ये कई लोग ये अनुभव करेंगे। 18वां पॉइंट, आध्यात्मिक विकास। मैं हमेशा कहता हूँ कि बृहस्पति पूजा पाठ, शुक्र तंत्र, लेकिन अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? अपने आप को ईश्वर से जोड़ना। वो शनि और केतु के बिना कोई नहीं करवा सकता। तो आध्यात्मिक विकास भी आप लोगों का अवश्य होगा। 19वां पॉइंट, शनि 30 साल बाद आ रहे हैं राशि में, तो 30 साल की प्लानिंग का टाइम होता है। मैं हमेशा कहता हूँ 7.5 एक अच्छा पड़ाव होता है। ये आपको 30 वर्ष की प्लानिंग का समय देता है कि आने वाले 30 वर्ष किस प्रकार से अपने जीवन को एक नया, ऑब्वियसली 30 वर्ष बहुत टाइम होता है, लेकिन प्लानिंग तो करते ही है ना, कि हाँ 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, यहाँ पे इतने पैसे डालने हैं, 10 साल बाद ये अचीव करना है। तो प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म, उसको करने का मौका। कहाँ देखते हैं आप अपने आप को 30 साल बाद? क्या कई लोग 30 साल बाद रिटायर हो जाएंगे,
जो यंग होंगे वो सोच रहे होंगे हम मिडल ऑफ द करियर में होंगे। तो सारी चीज़ों को प्लान करना ना, उसकी रूपरेखा तय करना, उसकी नींव रखना 30 सालों की, वो यहीं पर करने का समय होगा। 20वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत लोग स्टार्ट करेंगे और करिएगा भी। जब भी शनि ऐसे चंद्र राशि पे गोचर करते हैं, कभी कभी मन विचलित तो हो सकता है, तो मेडिटेशन की अनिवार्यता बहुत बढ़ जाती है। 21वां पॉइंट 12वें घर के स्वामी हैं और प्रथम भाव में आ गए। मैंने शुरू में कहा था कि कई लोग केयरलेस हो गए होंगे, अब केयरफुल हो जाएंगे। आप लोगों में से कई लोग ऑलरेडी केयरफुल होना शुरू हो गए होंगे अपनी सेहत के लिए, और अवश्य ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले केयरलेस, अब केयरफुल। कई लोगों ने बदलाव लाना शुरू कर दिए होंगे, कई लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दिए होगी, जिम जाना शुरू कर दिया होगा, सप्लीमेंटेशन, डॉक्टर्स विजिट ये शुरू कर दिया होगा। 22वां पॉइंट, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेश जाने का कई लोगों का प्लान बनेगा इस टाइम में, और जो ऑलरेडी विदेश में हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, और विदेश से भी आपके स्रोत जो पैसे के हैं वो बढ़ेंगे। यानी कि विदेश से संबंधित बहुत, वैसे भी मैं कहता हूँ मीन राशि का, कई मीन राशि वाले जो लोग होते हैं उनका विदेश से संबंध होता ही है। तो यहाँ पे जो एक विदेश जाने का जो अनुभव है या जो भी विदेश संबंधित कार्य है उसमें आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। ये था आपका 22वां पॉइंट। चलते हैं 23वें पॉइंट की तरफ। वह ये है कि ग्रोथ, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी प्रथम भाव में आगे राशि के ऊपर गोचर करें, और 11वां भाव ग्रोथ का है, 11वां भाव उपचय स्थान का है। कहने का तात्पर्य कि हम चंद्र राशि की बात करें, सोच बड़ी हो जाएगी, सोच छोटी होने के बजाय बड़ी सोच हो जाएगी। वैसे भी बृहत ग्रह की राशि में यानी कि मीन राशि में बैठे हैं, बृहस्पति की राशि, आपकी सोच कई गुना बड़ी हो जाएगी, और सोच बड़ी होती है जीवन बड़ा होता है। 24वां पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शास्त्र कहते हैं कि जब प्रथम भाव में या राशि के ऊपर, मीन राशि के ऊपर शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति को गुणवान बनाता है। आप लोगों में से कई लोगों के गुण किसी भी एरिया में हो, आप टेक्निकल में हो, फाइनेंशियल में हो, नॉन टेक्निकल में हो, सेल्स में हो, आईटी में हो, किस में भी हो, उसमें जो आपकी गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, गुणवान बनेंगे, और आपका प्रयास भी होगा कि और गुणवान बने। 25वां पॉइंट, शनि की दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शनि जब यहाँ पे थे तो उनकी दृष्टियां किस राशि पे थी? उनकी एक दृष्टि मेष राशि पे थी, अच्छे संबंध नहीं है मेष से, मंगल से शनि के। उनकी एक दृष्टि सिंह पे थी, परम शत्रु सूर्य, और 10वीं दृष्टि फिर से वृश्चिक मंगल। अब कहाँ पे है? अब शनि की जो दृष्टियां हैं वो अच्छे भाव, अच्छे राशियों पर है, जो जिनसे उनके या तो अच्छे संबंध है, सम संबंध है। शनि की एक दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की राशि पर, मतलब कि वृषभ, बहुत अच्छे संबंध है, मित्र है, बुध मित्र है, और बृहस्पति की राशि सम है, मतलब कि शत्रु नहीं मानते शनि उनको अपना। कोई भी ग्रह बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता, बृहस्पति मानते हैं बुध और शुक्र को, लेकिन शनि नहीं मानते, या कोई भी ग्रह बृहस्पति को शत्रु अपना नहीं मानता, गुरु है ना। तो ये भी बता रहे, जब ओवरऑल दृष्टियां ही अच्छी जगहों पर है तो ओवरऑल इसका अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। 26वां पॉइंट, ये भी शास्त्र सम्मत है, मैंने कई जगह इसको पढ़ा है और महसूस भी किया है अपने जीवन में। कई लोगों की कुंडलियों में मैंने देखा है कि ये वो टाइम होता है जब आप नॉर्मल से ऊपर उठते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? बंधुओं में वरिष्ठ बनता है, यानी कि आप अपने आसपास के लोग हैं जिनको जानते हैं, जो आपके सर्कल के लोग हैं, उनसे ऊपर उठने का आपको एक मौका मिलता है। अब ये फाइनेंशियल लेवल पे कह लीजिए, आध्यात्मिक लेवल पे कह लीजिए, वो डिपेंड करता है कुंडली पर अपने आसपास के लोगों से, अपने सर्कल से, जिनको आप जानते हैं, जो भी आपका स्टेटस या स्टैचर रहा है, उससे ऊपर उठने का आपको मौका मिलेगा। 27वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जगह पर मैंने अनुभव किया है, मीन के लिए शास्त्र सम्मत है कि लोक स्वीकृति मिलती है। कई लोग यहाँ पर बहुत पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, अब वो डिपेंड करता है आपका कार्य किस प्रकार का, तो लोक स्वीकृति यहाँ पर प्राप्त होती है। 28वां पॉइंट, कहाँ पे है शनि की तीसरी दृष्टि? तीसरे भाव पर ही तो है, तो सबसे पहला स्किल्स बढ़ेंगी। शनि मेहनत है तो मेहनत करवा के स्किल्स गेन करवाएंगे। उत्साह बढ़ेगा, कभी कभी 12वें घर के शनि उत्साह रहित कर देते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि, उत्साह बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा, और एक प्रकार से बड़े निर्णय जो लेने से कतरा रहे थे, डर रहे थे, वो निर्णय ले पाएंगे, कई चीज़ों को इनिशिएट कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे, और एक प्रकार से
आगे बढ़ने वाली सोच हो जाएगी। तीसरा भाव आगे बढ़ाने वाला ही होता है, तो आगे बढ़ने वाली सोच आपकी हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29वां पॉइंट मिलता जुलता है तीसरे भाव के प्रभाव के कारण भी है, लेकिन अदरवाइज भी शनि क्या है, समय है। जैसे आता था ना महाभारत में, मैं समय हूं, वैसे ही शनि भी काल है, समय है। कालः पचती भूतानि कालः संभृते प्रजा, यानी कि काल सब कुछ पचा लेता है। तो यहाँ पे जब शनि आपके प्रथम भाव में है, तीसरे घर को देखें, तो आपका क्या इंप्रूव होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिन के 24 घंटे ही हैं सबके पास। किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की बात कर लीजिए, देख लीजिए उसको, टाइम बहुत मैनेज करता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, शनि समय है तो टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, और कई लोगों ने जैसे मैंने कहा ना, वो स्टार्ट कर दिया होगा। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। शनिदेव की 7वीं दृष्टि कहाँ है, आपके 7वें भाव पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो बिजनेस करते हैं। देखिए 7.5 मैं हमेशा कहता हूँ चंद्र राशि सहित, आप अगर मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैं 7.5 पनौती ढैया के बारे में चर्चा भी नहीं करता हूँ, लेकिन इनका प्रभाव चंद्रमा राशि से इसलिए देखा जाता है क्योंकि मानसिकता बदलने वाला समय होता है, या मानसिक चीज़ों पर, इमोशनल चीज़ों पर इनका प्रभाव पहले पड़ता है, फिर अंततः बाकी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे बिजनेस के ग्रोथ के आइडियाज़ आएंगे और उसके द्वारा बिजनेस बढ़ा पाएंगे आगे, और कई लोग इस कालखंड में अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कोई आइडिया नहीं मिलता, कोई रूपरेखा तय नहीं होती। यहाँ पे वो दोनों ही चीज़ें आपके लिए संभव होंगी। 31वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लोक स्वीकृति की बात करी। यहाँ पे सप्तम भाव पर दृष्टि ना शनि की आपको रिकॉग्निशन देगी, आपको अपनी इमेज को बदलने का, बढ़ाने का, बेटर करने का मौका मिलेगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में। 32वां पॉइंट पद प्राप्ति की चेष्टा। जब सप्तम पर शनि इस प्रकार से आते हैं ना, जब प्रभाव डालते हैं और चंद्र राशि पे गोचर करते हैं, तो व्यक्ति की पद प्राप्ति की चेष्टा बढ़ती है। पैसा आदि तो ठीक है, देखिए एक टाइम के बाद व्यक्ति का अगर पैसा आ जाता है ना, तो फिर वो सोचता है कि अब नया क्या करूं। इसलिए आप देखें ना, अधिकतम लोग जो फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं वो फिर पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि ठीक है आपके पास 20 करोड़ है या 100 करोड़ है, फिर मतलब एक ही बन जाता है कि उसका क्या अलग ले लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या आता है, पावर, प्रतिष्ठा, नाम। आप देखेंगे अधिकतम लोग टीवी वो एक्टर्स कह लीजिए, बड़े सेलिब्रिटीज़ कह लीजिए, इवन पुलिस जो बड़े अधिकारी रहते हैं, पुलिस ऑफिसर, वो बाद में फिर धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स की तरफ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुद्दे के, मानिए ना मानिए, इस देश में अगर पावर किसी के पास है वो पॉलिटिशियंस के पास है। आप कितने भी अमीर हो जाए, लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन है तो उसके पास पावर होती है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सभी नहीं पॉलिटिशियन बन जाएंगे, पर एक पद प्राप्ति की चेष्टा, कुछ बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि कुछ बड़ा करने की चेष्टा आपके अंदर आ जाएगी, और ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। 33वां पॉइंट आखिरी, शनि की एक दृष्टि 10वें भाव पर क्या बता रहा है, सीधा करियर में आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल एटीट्यूड मैंने बताया, मैनेजमेंट बताया, टाइम मैनेजमेंट बताया, मैच्योरिटी, तो उसका प्रभाव करियर पर पड़ेगा ही। कर्मठता बढ़ेगी, बहुत मेहनती हो जाएंगे आप लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी के साथ। मैंने हमेशा कहा ना कि क्लैरिटी की कमी रहती है कभी कभी द्वितीय भाव में, मीन राशि में, तो वो क्लैरिटी आएगी। और यहाँ पे 2 उपचे भावों का कनेक्शन, यानी कि जीवन आगे ही बढ़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता इस चीज़ को। सक्सेस मिलेगी, कई लोगों को बहुत नाम, बहुत पहचान, सप्तम भी है 10वां भी है, तो सक्सेस मिलेगी। और कई लोग करियर में बड़े बदलाव लाएंगे, स्ट्रीम चेंज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वो समय होता है जब जीवन एक नया आधार लेना शुरू होता है। विदेश से संबंधित बहुत लोग जॉब करेंगे या जॉब चेंज करेंगे, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, फिर से कहूँगा वही पॉइंट, ये नॉर्मल चीज़ नहीं, ये कुछ बड़ा करने का समय है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने स्तर पर विवेचना करने का प्रयास किया। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला, इमोशनली मैं ये कह सकता हूँ कि 7.5 का ये जो चरण होता है ये सबसे टफ होता है। सक्सेस आदि की बात मैंने अलग रखी है, लेकिन इमोशनली ये सबसे टफ टाइम होता है, स्पेशली अगर कुंडली में चंद्रमा वीक है, क्योंकि ये चंद्र राशि के ऊपर ही गोचर होता है। चंद्रमा इमोशंस है ना, चंद्र राशि इमोशंस है, तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है उनके लिए इमोशनली काफ़ी टफ टाइम रह सकता है। दूसरा पॉइंट,
ये गोचर मदर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि नेटल कुंडली के चंद्रमा यानी कि चंद्र राशि के ऊपर गोचर होता है। ग्रहों का प्रभाव नेटल कुंडली के ऊपर भी बहुत मैटर करता है, या नेटल कुंडली के ग्रहों की पोजीशन पे। खैर वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता, लेकिन ये मान के चले कि ये समय मदर की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तीसरा पॉइंट, अगर चंद्रमा बहुत वीक है कुंडली में तो मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मानसिक विकृतियाँ, मानसिक प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो अगर दिख रहा है, और इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिकेशंस आते हैं, कोई व्यक्ति जब डिप्रेसिव होता है और फिर कुछ गलत निर्णय लेता है, पहले वो इंडिकेट करता है, मदद मांगता है वो व्यक्ति। वो हमारी गलती है, हमारे समाज की गलती है कि हम इन चीज़ों पर मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि हमारा समाज क्या है ना कि आज की डेट में किसी को गाली देना, किसी को बॉडी शेम करना, वो सुपरस्टार कहलाए जाते हैं। पर किसी की संवेदनात्मक चीज़ों को थोड़ा सा समझना, उसको व्यक्ति गलत मानते हैं। तो खैर वो सामाजिक प्रॉब्लम है, क्या कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लगे कि हाँ भाई इश्यूज आ रहे हैं, डिस्कस कीजिए। कोई ना कोई तो होता है जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो लगता है तो डिस्कस कीजिए। आजकल हेल्पलाइंस हैं, कोई व्यक्ति सुसाइड करने की बात भी करता है ना, सीधा गूगल सबसे पहले यही दिखाता है कि हेल्पलाइन पे कॉल करो। तो यहाँ पे आपको अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं तो उसको डिस्कस कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। तात्पर्य यही है कहने का, इग्नोर मत कीजिएगा। चौथा पॉइंट, अगर चंद्रमा बहुत वीक है, वो जो भय मैंने बात कही थी ना, वो कंटिन्यू होगा कि, और इसमें अच्छा ये है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि बहुत कुछ करना है वो भी चलेगा, लेकिन अगर बहुत कुंडली वीक है तो भय, कई प्रकार का भय भी आपको रहेगा। पांचवा पॉइंट, ओवर थिंकिंग तो किसी की कम नहीं होने वाली। वो अच्छी हो कुंडली, बुरी हो कुंडली, ये चंद्रमा के ऊपर गोचर होगा, उनका चंद्र राशि के ऊपर गोचर होगा। ओवर थिंकिंग तो बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। छठा पॉइंट, कई लोगों की लेजीनेस यहाँ पे कम होगी, लेकिन अगर कुंडली में शनि और चंद्रमा और मंगल यानी में से कोई बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, तो फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लेजी और होना शुरू हो जाएगा। सातवां पॉइंट, अगर चंद्रमा फिर से कहूँगा वीक है, देखिए मैं चंद्रमा बार बार क्यों कह रहा हूँ कि 7.5 का होता ही प्रभाव चंद्रमा से इसलिए देखा जाता है क्योंकि पहले मन पर प्रभाव आता है उसका। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा वीक है तो व्यक्ति खुशियों से दूर होना शुरू हो जाता है। उसके जीवन की जो खुशियाँ होती हैं मानसिक लेवल पर, भौतिक नहीं मानसिक, वो कम हो जाती हैं। आठवां पॉइंट, कई लोग बहुत क्रूर हो जाएंगे, रूडनेस उनके पूरे व्यक्तित्व में, वाणी की बात नहीं कर रहा, पूरे व्यक्तित्व में। शनि का देखिए ग्रहों के विवरण दिए जाते हैं, शनि का विवरण है वो थोड़ा सा दिखते हैं, उनकी विवरण इस प्रकार का है, थोड़े से रूड टाइप के होंगे, थोड़े से अलग से दिखने वाले ग्रह, जो जिनसे लोग बात करने से कतराते होंगे, तो वो आपके पूरे व्यक्तित्व में आ सकता है, स्पेशली जैसे मैंने कहा कुंडली ज़्यादा वीक है तो रूडनेस से बच के रहें। चलते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। जो मैंने एक डुअलिटी की बात कही थी कि मोक्ष या भोग, वो कंटिन्यू होगा। देखिए मीन राशि क्या है, मोक्ष की राशि है, पर ये बेड प्लेजर्स की भी राशि है, ये भोग की राशि भी है, और ये वो राशि है जहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं। क्यों इसको मोक्ष की राशि कहा जाता है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। बहुत बहुत कारकत्व होते हैं राशियों के, उनको समझना ही आदि ज्योतिष होती है। आज की डेट में लोग ज्योतिष के टाइम पे फॉर्मूला समझाते हैं, 3 दिन में क्या समझ पाते हैं ज्योतिष, 3-4 दिनों में वो कितना समय लगता है एक राशि को समझने में, वो फॉर्मूला सिखाने लग जाते हैं, इसलिए ज्योतिष का भंडाधार होता जा रहा है। तो मोक्ष की राशि क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले व्यक्ति बहुत भोग करता है। जो भोगी होगा वो योगी नहीं बन, जब जो कभी भोगी होगा वही फिर योगी बन सकता है। अधिकतम जो लोग भोग से तृप्त हो जाते हैं ना, वही फिर योग की तरफ या योगी बन पाते हैं, क्योंकि उनको दिख जाता है इसमें कुछ नहीं। तो वही है मीन राशि, पहले बहुत भोग के पीछे भागेंगे, फिर योग के पीछे यानी कि ईश्वर की तरफ भागेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि मीन राशि में है और एक प्रकार से शनि का आगमन है, तो वो डुअलिटी बनी रहेगी कि एक मन फिर से कहेगा मोक्ष की तरफ भागे, एक कहेगा भोग की तरफ भागे, तो वो डुअलिटी जो है वो अभी भी तंग करेगी। 10वां पॉइंट मैंने यहाँ पे भी विवरण किया था, यहाँ पे भी करूँगा। कुछ लोगों की अगर कुंडली शुक्र प्रधान या राहु प्रधान है, उनकी काम वासना फिर से बहुत बढ़ेगी, और वो कभी भी कोई चीज़ अतिरिक्त होती है तो प्रॉब्लम में डालती है। 11वां पॉइंट, अगर मंगल आपके बहुत वीक हैं तो कुछ लोग अपनी सेहत को फिर से नेग्लेक्ट करेंगे। कई लोग बहुत चेंज करेंगे जैसे मैंने कहा था, लेकिन अगर मंगल वीक है कुंडली में,
वक्री हैं, चौथे भाव में हैं, बहुत क्लोज हैं सूर्य से, अस्त हैं, तो कुछ लोग और भी कई चीज़ होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो अपनी सेहत को नेग्लेक्ट करेंगे। 12वां पॉइंट, बहुत कलेशित रहते हैं, मतलब कलेश उत्पन्न करते रहेंगे। ये कई लोगों के साथ अनुभव होगा कि आप छोटी छोटी बातों पे कलेश उत्पन्न करेंगे। 13वां पॉइंट, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन अभी भी कंटिन्यू होगी, उसमें बहुत बदलाव नहीं आएगा, डिपेंड करता है मेडिटेशन कितना आप करते हैं। 14वां पॉइंट, कुछ लोगों का सब कुछ त्यागने का मन करेगा। ये मैंने कहा ना, ये एज डिपेंडेंट होता है और दशा डिपेंडेंट होता है। अगर किसी की दशा ही शनि केतु की बहुत प्रबल है, प्रवज्य योग बना हुआ है, कई प्रकार के योग होते हैं, संन्यास योग होता है कुंडली में, वो बने हुए हैं, ऊपर से दशा भी ऐसी ही है, फिर ये गोचर हो गया ना, फिर कई लोग एकदम सब कुछ त्यागने का भी उनका मन करेगा और कुछ लोग त्याग देंगे। 15वां पॉइंट, क्योंकि उनकी एक दृष्टि तीसरे घर पर है, तो भाई बहनों से संबंध बिगड़ते हैं। आप में से कई लोगों के अपने भाई बहनों से संबंध बिगड़ेंगे, दोस्तों से दूर होंगे और प्रॉपर्टी के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि घर में एक अच्छा माहौल बना रहे। 16वां पॉइंट, सातवें भाव पर दृष्टि, मैरिड लाइफ तो खराब रहेगी। मैरिड लाइफ में कई लोगों के प्रॉब्लम आएगी। कुंडली बहुत स्ट्रांग है तो बच जाएंगे, अदरवाइज मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी राहु केतु का प्रभाव था, तो अब शनि का प्रभाव आ गया, तो कहाँ से बच पाएंगे। और 17वां पॉइंट, क्योंकि 10वीं दृष्टि उनकी 10वें भाव पर है, चंद्रमा के हम की बात करें, चंद्र राशि की बात करें, तो कुछ लोग आप में से अपने कार्यों को खुद ही डिले करना शुरू कर देंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अधिकतम नहीं, लेकिन फिर से चंद्रमा या शनि वीक है तो ज़्यादा उनको यह अनुभव देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अब समापन की ओर है, उपाय की बात करेंगे। मैंने इसमें जैसा पहले प्रथम चरण की बात करी, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। आशा करता हूँ कि आपको जो विवेचन है पसंद आया होगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। अब उपाय की बात करते हैं। ये 4 उपाय आपको करने हैं, एक एक बारी करने हैं। 29 तारीख या 30 तारीख को कर सकते हैं। नहीं कर पाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, जब भी समय मिले अगली बार शनिवार या मंगलवार को कर सकते हैं। जो विदेश में रहते हैं, यथासंभव जितना वहाँ पे होता है उतना करें, नहीं तो अगर आपका कोई इंडिया में जानने वाला है तो उनके थ्रू इस उपाय को करा सकते हैं। पहला उपाय, हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला अर्पण करें, पंडित जी को बोलकर उनसे करवाएं, उनको दक्षिणा आदि देके उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेके आएँ। दूसरा है, आपको शनि मंदिर में जाकर काले चने, काली उड़द और सरसों के तेल का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है, आपकी इच्छा और क्षमता के अनुसार है। तीसरा उपाय ये है कि आपको किसी भी वृद्धाश्रम में श्रम का दान या फिर धन का दान करना है। और चौथा उपाय यह है कि शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का पहले पंचामृत से अभिषेक कर फिर चंदन का विलेपन कर 11 बेलपत्र अर्पण कर सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण कर आपको वहीं पर बैठकर ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। शनि चालीसा का 4 बार पाठ करना है और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। इन सबसे पहले 4 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण कीजिएगा महादेव को। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।